है स्वास्थ्य की जो मिठास वो मीठे नमस्कार मित्रों, स्वस्थ रहो स्वास्थ्य के साथ सीरीज 1 एपिसोड 8 उसमें आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा हर हमेशा प्रयास रहता है कि आप तंदुरुस्त रहें, निरोगी रहें और लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी महामारी आपको नहीं हो जाए, और शायद हो गई है तो कम से कम दवाई से विदाउट कॉम्प्लिकेशंस एक आप नॉर्मल, हेल्दी, चीयरफुल, लॉन्ग एंड लीडिंग लाइफ जी सकते हैं। आज के इस एपिसोड का टाइटल है यूथ, हेल्थ एंड अमृत वेला, दैट इज मेडिटेशन। इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए, वार्तालाप के लिए चंद्रिका बहन है, जो वाइस चेयरमैन है यूथ विंग ब्रह्मा कुमारीज का। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ में डॉक्टर कोकिला बहन है, जो सीनियर राजयोग टीचर है ब्रह्मा कुमारीज से। दोस्तों, आप सबने देखा होगा, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि आदि काल में लोग प्रातः जल्दी से उठ जाते थे और प्राणायाम, मेडिटेशन करते थे। इवन 20-30 साल पहले भी लोग जल्दी से सोते थे, जल्दी से उठते थे, और उस समय डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसी बीमारियां काफी नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों में खास करके जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो लोग रात को देर तक जागते हैं, टीवी, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, नाटक, ड्रामा देखने के लिए लेट नाइट तक जागते हैं, या तो गपशप लगाने के लिए जागते हैं, पार्टी कर लेते हैं। कई दफे पार्टी के साथ कुछ व्यसन भी, दारू, तंबाकू, ड्रग जैसा व्यसन भी कर लेते हैं, और पार्टी के साथ साथ ओवर ईटिंग भी करते हैं। उसके हिसाब से हमने देखा है कि आजकल ये जो लाइफस्टाइल डिजीज सभी लोगों में काफी बढ़ रहे हैं। लोग देर तक जागते हैं, काम करते हैं, देर से उठते हैं, और फिर इरेगुलर लाइफस्टाइल चालू हो जाती है। और आपने सभी ने देखा है कि अर्ली जो उठते हैं उसका बेनिफिट्स क्या है, आप सभी लोग जानते ही हैं। इवन इंग्लिश में भी एक बहुत पॉपुलर प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, दैट इज अ वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो लोग, डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि आप पहले उठ जाओ, पहले सो जाओ। ये जो चीज है, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं चंद्रिका दीदी का ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले 60 सालों से अमृत वेला मेडिटेशन करते हैं। जब उनकी 15 साल की उम्र थी और आज 75 साल की उम्र, 60 साल से अमृत वेला करते हैं। तो दीदी, आपका क्या ओपिनियन है पहले उठने का, पहले सोने का और अमृत वेला के बारे में? ओम शांति। हमारे डॉक्टर मयूर भाई जी, मीठी इना बहन जी, और आज की हमारे श्रोता मित्रों और विशेषकर युवा भाई बहनों को याद किया है। तो आप सभी से मिलकर के हम बहुत ही खुश हैं। आप सभी का अभिनंदन करती, अभिवादन करती हैं। हमारे मयूर भाई ने जो प्रश्न पूछा है वो वास्तव में एक मननीय विषय है, और जिसके ऊपर चिंतन करना बड़ा आवश्यक है। हमारे माता पिता बहुत ही धार्मिक रहे, और बचपन से, जबकि मैं 14 साल की थी, तब से लेकर के नित्य प्रति 3 बजे उठ जाने का, और सुबह 3:30 बजे से मेरी अपनी दिनचर्या प्रारंभ होती थी, जिसके अंदर 3:30 से 8:30 बजे तक 5 घंटा
नियमित रूप से प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, विवेकानंद का राजयोगा करना, ये सब मैं नियमित रूप से करती थी। तो मैंने अपने जीवन में कभी भी दूसरा नंबर नहीं लिया है। हर वक्त पढ़ाई में मैं फर्स्ट नंबर रही और मेरी 18 साल की उम्र में तो मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड साथ में एग्जाम दी, थर्ड फोर्थ साथ में दी। दूसरा, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कभी भी एग्जाम में मैं साथ में बुक या डायरी या पेन लेके नहीं जाया करती थी। एग्जाम के 2 दिन पहले मेरा सारा कोर्स पूर्ण रहता था और केवल 2 पेन और 1 हैंडकरचीफ, इसके अलावा हाथ में कुछ भी नहीं होता था। तो इतनी शार्प मेमोरी रहने का एक ही कारण था कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ये सब करती थी और पढ़ाई भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करती थी। ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम का महत्व क्या है? उसको अमृत वेला कहते हैं। जीवन में अमृत का बड़ा महत्व होता है। अमृत शब्द ही बड़ा लुभावना शब्द है। तो 2 से 5 के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा जाता है। अपने सांसारिक जीवन में हमें कहाँ जर्नी पर जाना होता है तो हम क्या पसंद करते हैं कि सुबह जल्दी हम बाय रोड निकल जाते हैं, जिससे हमको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। या कभी हमें कंप्यूटर पर या फोन पर कभी विदेश में बात करनी है तो भी हम सुबह का टाइम सिलेक्ट करते हैं कि उस समय हमको नेट अच्छा मिलेगा और हमारी बात में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सुबह का टाइम है वो बड़ा शांत होता है। उस समय तमोगुण प्रवृत्ति सारी सोई हुई रहती है। वातावरण में बड़ी शीतलता और बड़ा शुद्ध होता है और उस समय बुद्धि को एकाग्र करना बहुत इजी हो जाता है। उसे ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं कि जो 5 तत्वों के ऊपर छठा तत्व है ब्रह्म तत्व, जो सूर्य चांद तारों से भी परे है, वहां जैसी शांति बनी रहती है ऐसी शांति ये 2 से 5 के समय में रहती है। अब उस समय पहला फायदा क्या होता है कि सारी रात की नींद करके हम एकदम शरीर से भी फ्रेश होते हैं, फिर हमारा मन भी शांत होता है, हमारी बुद्धि भी एकाग्र होती है। ऐसे समय में हमें अपनी अंतरात्मा में जा करके अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करना बड़ा सहज हो जाता है। दूसरी बात कि जैसे जीवन के अंदर अलग अलग लोगों को मिलने के लिए हम टाइम फिक्स करते हैं, तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है वो ईश्वर मिलन का टाइम है, भगवान से मिलने का टाइम है। उस समय परमात्मा, हम आत्माओं से मिलन मुलाकात करते हैं, हम परमात्मा से बात कर सकते हैं। हम हमारे जीवन की कोई समस्या है तो उसका समाधान परमात्मा से ले सकते हैं। हम परमात्मा से गुण और शक्तियों को अपने में भर सकते हैं। परमात्मा की हम बच्चों के प्रति पर्सनल अपने प्रति क्या टचिंग है, क्या प्रेरणा है, वो हम कैच कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो हर दिन मेरा सारे दिन का जो भी कार्यक्रम होता वो बाबा को, भगवान जिसको बाबा कहते, बताती हूँ और डायरेक्शन लेती हूँ।
और सारा दिन में मुझे मन से आज क्या करना है। देखो, मनुष्य जीवन में तन और मन, ये दो ही बड़ी ताकत है। तो आज मेरे मन को मुझे कहाँ यूज करना है, वो दोनों ही डेली रूटीन में लिखती हूँ और लिख करके परमात्मा को बताती हूँ। फिर परमात्मा उसमें मुझे डायरेक्शन देते हैं, उसी प्रमाण में अपना सारा काम करती हूँ। मैं अपने जीवन में सफलता का एक मुख्य आधार है तो अमृत वेला ही है। मैं अपने युवा मित्रों से कहती हूँ कि जीवन में केवल 21 दिन के लिए आप संकल्प कर लीजिए, रात्रि को 9 या 10 बजे सो जाओ, क्योंकि 9 से 12 ये जो 3 घंटे का टाइम है, उसमें 1 घंटे की नींद आपको 2 घंटे का आराम देगी। तो 9 से 12 में 6 घंटे की आराम हो जाएगी। फिर भले आप 1 बजे के बाद उठो, पढ़ो, लिखो, आपको बहुत कम एफर्ट करने से बुद्धि के अंदर आप जो याद रखना चाहते हैं वो रह सकेंगे। तो इसीलिए आज के दिन अगर आप ये संकल्प करेंगे, 2-3 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बस केवल जल्दी सो जाओ, नींद नहीं आवे तो भी सो जाओ, और फिर अवश्य धीरे धीरे भले 4-5 बजे से आप उठना शुरू करो। तो ये ब्रह्म मुहूर्त के बहुत ज्यादा फायदे हैं। चंद्रिका बहन ने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई। मैं भी ये जो डॉक्टर की कैरियर में जो सफल रहा, पढ़ने से लेके आज प्रैक्टिस में सभी में, तो मैं भी पहले उठ जाता हूँ और पहले सो जाता हूँ, और कई दफे ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा पढ़ना होता है, 2-3 बजे पहले उठ के पढ़ाई करता था। साथ साथ में पूजा पाठ ध्यान करता ही था, मॉर्निंग में सबसे पहले वही काम करता था। मेरा आपसे सवाल है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है उसका या तो उठने का आइडियल टाइम कौन सा है, या तो प्रैक्टिकल, सभी लोग 2 बजे नहीं उठ सकते हैं संसारिक जीवन में, तो कौन से टाइम आइडियल है या तो कौन से टाइम प्रैक्टिकल है, क्या कर सकते हैं लोग, और उठने के बाद क्या करना है उनको? मैं समझती हूँ अगर 4 बजे उठ सकते हैं तो आइडियल टाइम है। 4 नहीं तो 4:30, 5 के अंदर अंदर तो उठ ही जाना चाहिए। और ये जो अमृत वेला उठना है, उठ के सबसे पहले परमात्मा को गुड मॉर्निंग करना है और खुद को अप्रिशिएट करना है। खुद को ये अप्रिशिएट करना है कि मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और मेरा रोल यूनिक है। देखो, मैंने बचपन से मेरे मन बुद्धि पर संसार की कोई व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। मैं कहती थी एक भगवान के सिवाय मुझे आत्मा की बुद्धि पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, जिसके कारण कोई अच्छी बुरी आदतों का मैं शिकार नहीं बनी हूँ। उठ करके अपने को अप्रिशिएट करना है और अपने भाग्य को अप्रिशिएट करना है। देखो, इंसान की ताकत कम तब होती है जब वो अपने को दूसरों के साथ कंपेयर करता है या दूसरों से कॉन्ट्रास्ट करता है। इस करने में क्या होता है, अगर समझो वो अपने को किसी से थोड़ा ऊंचा है तो अभिमान आ जाता है, तो अभिमान भी नुकसानकारक है। अगर वो अपने को किसी से कम पाता है तो हीनता का भाव आ जाता है, इंफीरियरिटी आ जाती। अब कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसी है ही नहीं, तो ये बेसिकली रॉन्ग है। कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट करना और वेस्ट ऑफ टाइम है। तो सुबह सुबह अपने व्यक्तित्व को अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर हम समझते हैं कि गॉड इज ग्रेट एंड गॉड इज वन। तो हमारी आत्मा का जो पिता है परमात्मा, उनके साथ हमें कनेक्ट होकर के परमात्मा के गुणों को स्वयं में धारण करने के लिए परमात्मा को याद करना है, जिससे सहज ही हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का आवाहन होगा।
जो आपने अमृत वेला बताया, मेडिटेशन बताया, तो सही मायने में मेडिटेशन क्या है? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में आई उसके पहले मैं यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, नीति, दूती, प्राणायाम, हठ योग सब कुछ करती थी, सूर्य नमस्कार। तो वो मुझे इस संस्था में आने के बाद मालूम चला कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं और उससे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद मुझे मेडिटेशन क्या है उसकी सही डेफिनेशन मालूम चली। अब देखो, मानव जीवन में एक शरीर है और दूसरा शरीर के अंदर आत्मा है। अब आत्मा के बिगड़ तो ये शरीर का अस्तित्व संभव है ही नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये डेड बॉडी बन जाती है। तो जैसे शरीर के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, अगर श्वसन क्रिया बंद हो गई तो लाइफ खत्म हो गई, शरीर की लाइफ खत्म हो गई। उसी प्रकार आत्मा और मन बुद्धि के लिए जीवन का आधार स्मृति। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 मिनट कुछ भी नहीं सोचो तो इज इट पॉसिबल? कुछ न कुछ तो मन में याद रहता ही है। तो ये जो मेडिटेशन अथवा योग जिसको कहते हैं उसका सरल अर्थ है याद अथवा स्मृति। अब ये स्मृति का इतना जबरदस्त विज्ञान है जो आज दिन तक किसी ने समझा ही नहीं है। स्वयं परमात्मा ने ये स्मृति का विज्ञान समझाया कि याद अर्थात स्मृति। अब देखो, हमारे जीवन के अंदर हम माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स, हम सबको याद करते हैं। अब ये याद करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना, करना ही चाहिए। करना चाहिए। और क्योंकि वो याद आती है रिलेशन के कारण। जहाँ हमारा रिलेशन होता वहाँ बुद्धि का कनेक्शन होता, वहाँ ऑटोमेटिक याद आती है। अब ये याद का विज्ञान क्या कहता है मयूर भाई? जैसी आपकी स्मृति वैसी आपकी स्थिति। आप यहाँ बैठे हो, 10 लोगों के बीच में बैठे हो, अचानक आपको कोई दुखद बात याद आ जाएगी, क्या होगा? आप अंदर से अनइजीनेस फील करेंगे। परंतु आपको अचानक से कोई स्मृति आई आपके जीवन की बहुत बड़ी अचीवमेंट की, तो अकेले सबके बीच मुस्कुराने लगेंगे। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, फिर जैसी स्मृति वैसी शक्ति। समझो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया या लॉटरी लग गई तो हम इतने खुश होंगे और हमारे फ्रेंड सर्कल पहले हमसे क्या मांगेंगे? फेस्ट लाओ, पार्टी लाओ। शक्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर रिजल्ट मिल गया कि हमारा कोई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट ने शरीर छोड़ दिया, क्या हो गया? हम पानी पीने जितनी स्वस्थता भी नहीं रखते। तो स्मृति से शक्ति आती है या शक्ति चली जाती है। फिर जैसी हमारी स्मृति ऐसा हमारा स्वास्थ्य। देखो, आज ये तो आप सबका विषय है, लेकिन जितनी भी पेट की बीमारियां हैं उसका कारण क्या है? फियर, हरी, वरी, टेंशन, डिप्रेशन। अब जब ये सब दिमाग में होता है तो जो भोजन करते हैं वो हजम नहीं होता है, और भोजन हजम नहीं होने के कारण एसिडिटी, अल्सर, ये जितनी भी बीमारियां होती हैं। तो अगर आपका मन खुश है, आपकी स्मृति अच्छी है, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। फिर जैसी आपकी स्मृति वैसी स्लीप। देखो, बहुत लोगों की आजकल फरियाद है कि हमको नींद नहीं आती। भी कैसे नींद आएगी? मन में सारे झमेले भरे हुए हैं
चिंता भरी हुई है, नींद नहीं आ सकती है। तो जैसी स्मृति वैसी स्लीप। फिर जैसा आपकी स्मृति वैसा आपका व्यवहार होता है। देखो, किसी के साथ एक्साइट हो जाते हैं, अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो बात करने में हमारा ध्यान नहीं रहता है, परंतु आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो बड़ा प्रेम से आप हेलो हाय करते हैं। तो जैसी आपकी स्मृति ऐसा आपका बिहेवियर, और जैसी आपकी स्मृति वैसा आपका स्वरूप। बड़ी बात। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। इसलिए अगर हमारा मन दुरुस्त है तो तन तंदुरुस्त है, और हमारी टोटल पर्सनालिटी एक इतनी हेल्दी पर्सनालिटी और इतनी मनोरम्य पर्सनालिटी, हम दूसरों के लिए भी प्रिय बन सकते हैं और अपने लिए भी प्रिय रह सकते हैं। तो ये स्मृति का विज्ञान है, इसलिए हमें स्मृति को एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे पानी का बहुत बड़ा फोर्स है, अगर हम उसको चैनलाइज नहीं करेंगे तो पानी विनाश कर देगा। वैसे ये जो हमारी स्मृति है ना, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन उस स्मृति को एजुकेट नहीं करते हैं, वो जहां वहां बिखरी रहती है तो मन और भी तनाव में आ जाता है। अभी उसे एकाग्र करना, और वो एकाग्रता ही मेडिटेशन। बहुत सुंदर बात की आपने। यही मन की और दृष्टि की कुछ भोजन के ऊपर, पानी के ऊपर, संग के ऊपर असर होती है। ये तो सिद्धांत है, मैं आपको सुनाऊं तो आप खुश हो जाएंगे। देखो, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर कहते जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी कृति, जैसी कृति वैसी आकृति। बड़ी बात है। अभी व्यक्ति जिन विचारों वाला होता है, उन्हीं विचारों से वो भोजन बनाता है। तो हमारी बॉडी की एनर्जी हमारे शरीर से वो जो जाती है, उसके 3 माध्यम। एक है दृष्टि, दूसरे है हाथ, तीसरा है पांव। अब देखो, दृष्टि का मिसाल बताती हूँ। आपके सामने आपका पुत्र या प्रपौत्र आया, अगर आप बहुत अच्छी मन की स्थिति में हैं तो आप उसको प्यार से बुलाएंगे, दृष्टि से बुलाएंगे प्यार से। पर आपके घर में गेस्ट आए, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? बड़ी बड़ी आंखें करके उनको शांत कर देंगे ना। हाँ, तो देखो, दृष्टि से आपने बात की, दृष्टि से वाइब्रेशन गया। उसी प्रकार जब भोजन बनाने वाले भोजन बनाते हैं तो दृष्टि कांस्टेंट अंदर जाती है, और वो जो विचारों से भोजन बनाते हैं वो फूड में डायरेक्ट इंसर्ट हो, अंदर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हाथ, इसी हाथ से आप किसी को प्यार भी करते हैं, इसी हाथ से 2 चपाट भी लगा देते हैं जब आपका मन गुस्से में है। तो ये हाथ से वाइब्रेशन जाती है। अभी भोजन बनाने वाले उस समय जिस प्रकार का वाइब्रेशन है वही अंदर जाएगा। और ये पाँव, देखो, मनुष्य गुस्से में है तो पाँव से क्या करते हैं? लात मारते। और अगर समझो बड़ी निर्मल स्थिति में है तो इन्हीं पाँव से, घर में डॉग रखा है या कुछ है, उनको प्यार करते हैं। तो ये मन के जो हमारा व्यवहार है वो वातावरण पर, वस्तुओं के पर, इन प्रकृति के ऊपर सीधा ट्रांसलेट होता है। इसीलिए परमात्मा की याद में रह करके
भोजन बनाना चाहिए और परमात्मा को भोग स्वीकार करा करके फिर वो प्रसाद की रीति स्वीकार करना चाहिए। तो आपके लिए वो अन्न दवा का काम भी करेगा, वो मेडिसिन का काम करेगा, बीमार पड़ने का नाम ही नहीं होगा। जो फूड में जो वाइब्रेशंस होते हैं जो आपने बताया, तो मैंने भी ऑब्जर्व किया है और आपका ओपिनियन चाहूंगा। मेडिकली हम बोलते हैं कि एक रोटी जो 25 कैलोरी की है, एक मंदिर में बनती है जहाँ पूजा होती है, अर्चना होती है, प्रेम पूर्वक बनाते हैं। दूसरा घर में बनती है जो माता बनाते हैं, वाइफ बेटी बनाती है, वो प्रेम से बनाती है। कोई दफे टेंशन में है, थोड़ा स्वभाव थोड़ा उसी गर्म हो गया है। और चौथी हालत है जो नहीं, पहली मंदिर की, दूसरी माता ने प्रेम से बनाया, तीसरी जो है गुस्से में बनाया, और चौथी है जो होटल में बनाते हैं जो कॉमर्शियली मिलती है। उसमें क्या फर्क आता है? हमारी मेडिकल भाषा में तो 25 कैलोरी है एक रोटी की, अच्छा। लेकिन शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका? अच्छा, अब देखो, ये जो भोजन बनाने वाले हैं, पहला माँ घर में बनाती है तो उसको प्यार होता है कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मेरे पति के लिए बना रही हूँ, तो वो प्रेम से बनाती है, वो भोजन में प्रेम जाता है। अच्छा, आप किसी होटल में जाके खाते हैं, अब वो बनाने वाले के मन में तो पैसे कमाने का लोभ लालच की वृत्ति होती है, तो उस खाने के अंदर फिर वही वाइब्रेशन जाएगा। अच्छा, फिर तीसरा है गुस्से से बनाते हैं। अब जो क्रोध से बना हुआ भोजन है, तो वो जब अंदर जाएगा, तो जैसे आप प्याज और लहसुन खाते हैं ना, तो दूसरी चीजों के भेंट में वो खाने समय अंदर में आंखों से काटते हैं तो आंखों से पानी निकलता है, खाते हैं तो तामसिक वृत्ति चली जाती है। ये एक स्थूल एग्जाम्पल है। उसी प्रकार क्रोध से बनी हुई चीज खाने वालों को क्रोध सीधा ही इजीली आ जाएगा। और चौथा जो आपने बनाया कॉमर्शियली जो बनाते हैं, तो बस वो लोभ लालच आता है। अभी मैं एक मेरा प्रैक्टिकल सुना हुआ एक जैन साध्वी जी का मिसाल सुनाना चाहती हूँ। एक जैन साध्वी जी के वहाँ हमारा सत्संग रखा था, तो मैंने वहाँ सारा सुनाया, अन्न शुद्धि का ही सुनाया। तो वो सुन करके जैन साध्वी जी ने तो बोला, लेकिन जो सत्संगी सुन रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। लेकिन जैन साध्वी जी ने कहा कि हमारे को भी लाइफ में ऐसा होता है कि कभी तो हम भोजन करते हैं, बाद में हमारे दिल में हमारी लाइफ के प्रति बड़ा गौरव महसूस होता है, फिर कभी कभी भोजन खाने के बाद आलस्य आ जाता है, फिर कभी भोजन स्वीकार करने के बाद विचार आता है कि हमने पता नहीं ये क्या कर लिया, हम भी तो ये गृहस्थियों की तरह जी सकते थे, हमने पता नहीं किन घड़ियों में ये संन्यास कर लिया। तो आपने जो बताई अन्न की मन पर जो प्रभाव पड़ता है वो बात सही है। फिर उन्होंने एक जैन महाराज का प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल सुनाया कि हमारे महाराज स्वामी किसी के वहां रात को ठहरे थे और उनके वहां भोजन था। अब क्या हुआ, वो जो एक बड़ा बिजनेसमैन सेठ था, तो उसके साथ बात कर रही थी, भोजन किया था, फिर किसी काम से सेठ चले गए। और ये जो महात्मा थे, पता नहीं उनकी वृत्ति कैसे बदली, तो कपबोर्ड में से 1 लाख रुपए उठा लिए। वो लाख रुपये उठा लिए, फिर जब चले गए, दूसरे दिन जब सुबह प्रतिक्रमण किया, या जो सुबह की उन लोगों की क्रिया होती, बाद में उनको विचार आया कि अरे मैं ऋषि, मैं साधु, ये मैंने क्या किया, ये मेरी वृत्ति ऐसे कितनी भ्रष्ट हो गई। तो उन्होंने चिंतन किया उस होने का कारण क्या। उन्होंने तुरंत सेठ को बुलाया और सेठ से 3 सवाल पूछा।
पहले तो कहा ये तुम्हारा ₹1,00,000 मैंने चोरी किया है, आपको मैं दे रहा हूँ। तो सेठ आश्चर्यचकित होकर बोला कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप किसी का पाप अपने सिर पर उठा रहे हैं। कोई चोर आपके पास आके वे बात कह के गए, उसका पाप आप उठा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं 3 सवाल पूछता हूँ। पहला कि ये भोजन किसने बनाया था? बोला मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया था। दूसरा बोला कि ये भोजन जब बन रहा था तो और कोई भी थी जिनकी दृष्टि ये भोजन पर पड़ी हो? आपके घर में कोई भी ऐसी व्यक्ति आई हो जिसकी दृष्टि पड़ी हो? और तीसरा, ये जो भोजन में बना है वो अन्न कहाँ से आया था? अब जब ये सवाल पूछा तो ये उस दिन चावल की चीजें बनी थी, खीर भी बनी थी, पुलाव भी बना था, बहुत चावल की चीजें। वो सेठ को बुद्धि में आया क्योंकि वो गुरु के पास बैठे थे। उन्होंने बताया ये चावल ब्लैक का चावल, ब्लैक के चावल ने बुद्धि को ब्लैक कर दी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपने शिष्यों को ये सारी बात सुनाई। जो संत जन होते हैं उनके जीवन में ये एक सत्यता ऐसी होती है और सत्यता का रियलाइजेशन होता है जिससे वो समाज के लिए एक उदाहरण बन सकते हैं। तो अन्न का इतना गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए हमें भोजन करते समय बहुत सोचना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, किसका बनाया हुआ खा रहा हूँ, किस वृत्ति से बना हुआ खा रहा हूँ, किस कमाई का खा रहा हूँ। हम बहनें कहाँ पानी भी बाहर का नहीं लेते हैं, हम कहाँ बाहर का खाते नहीं हैं, हम अपने ही हाथों से बना हुआ खाते हैं क्योंकि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। चंद्रिका दीदी ने बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात बताई। और वो जो प्रैक्टिस करते हैं, जो करते हैं, उसको ही प्रीच करते हैं, वो ही सिखाते हैं, वो ही समझाते हैं। पहले खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं और मैं उसका विटनेस हूँ। और एक आपको एक बहुत सुंदर एक मिरेकल वाली बात बताने जा रहा हूँ। आज तक तो ऐसा सीक्रेट है, लेकिन आपको बताएंगे क्योंकि चंद्रिका दीदी की उम्र 75 इयर्स है और मैंने आपको बताया 15 साल की उम्र से, मैं करीबन 60 साल से वो मेडिटेशन कर रही हैं। पहले योग के माध्यम से करते थे, फिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए तो फिर अमृत वेला करते हैं। साथ में पूरे इंडिया में, क्योंकि यूथ विंग के जो वाइस चेयरमैन हैं, तो पूरे इंडिया में घूमना होता है। खाने पीने का टाइम शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। व्यस्त जीवन के हिसाब से कसरत का इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा उसके हिसाब से वजन होता है। उसका फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांगली पॉजिटिव है डायबिटीज की, और इनको आज से 35 साल पहले डायबिटीज हो गया। लेकिन ओनली अमृत वेला मेडिटेशन और जो उन्होंने बताया जो प्रैक्टिस करते हैं उसके माध्यम से उन्होंने डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में रखा। एक गोली, मात्र एक गोली, जो भी डायबिटीज प्रिवेंशन की हमने दिया है उससे उनका डायबिटीज भी कंट्रोल है और डायबिटीज की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस उनको कोई भी नहीं हुआ है। आपको और ऐसे डॉक्टर मित्र जो हमारे अभी देख रहे हैं उनको भी आश्चर्य लगेगा, क्योंकि डायबिटीज के बारे में बताएं, जब 20 साल का डायबिटीज हो जाता है तो 90% को तो सभी दवाई की असर ऑलमोस्ट चली जाती है और इंश्योरेंस पे लेना पड़ता है। साथ साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको आज तक एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आया और एक भी डायबिटीज की दवाई सही मायने में खाली एक गोली इनको चलती है जो प्रिवेंशन के लिए चलती है। तो मैं इसको मिरेकल कहूंगा मेडिकल भाषा में। ओनली मेडिटेशन अमृत वेला से और शुद्ध सात्विक भोजन से वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो उनके आप सभी की ओर से धन्यवाद कहेंगे। आज हमारे साथ में कोकिला दीदी भी है जो डॉक्टर भी है, साथ में सीनियर राजयोग टीचर भी हैं। उनसे मैं सवाल करूंगा कि कोकिला दीदी सर्वांगीण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ओम शांति। आदरणीय
चंद्रिका दीदी और आदरणीय डॉक्टर मयूर भाई तथा मेरे आत्मिक भाइयों और बहनों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर्वांगी स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करें। मुझे WHO की डेफिनेशन याद आती है कि सिर्फ शरीर में बीमारी न होना इसको स्वास्थ्य नहीं कहा जाता है, लेकिन जब सर्वांगी स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो 4 प्रकार के स्वास्थ्य को हमें कंसीडर करना पड़ता है। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य और चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। चारों प्रकार से जब हम हेल्थी बनते हैं तब कहा जाता है होलिस्टिकली हेल्थी। अब ऐसा सर्वांगी स्वास्थ्य हम कैसे प्राप्त करें, तो मैं 1 बाय 1 एक के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, उसके लिए 10 बातें आवश्यक है। सबसे नंबर 1 बात स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, हवा पानी खुराक की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता के लिए 8, 10, 12 ग्लास दिन में हम पानी पीवे, कब्जी न रहे, क्योंकि कहा जाता है कि कब्जी कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ मैनी डिजीज, तो ये भी आवश्यक है। तो सबसे पहली बात है स्वच्छता। दूसरी बात हेल्थी डाइट, भोजन, शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और उसके अंदर खास ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अंकुरित आहार लेवे, 4 प्रकार के पॉइजन को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। 4 व्हाइट पॉइजन, सॉल्ट, शुगर, मैदा और मक्खन, ये 4 व्हाइट पॉइजन कहा जाता है। आजकल पिज्जा का जमाना चल रहा है, तो मेजोरिटी यंगस्टर्स को मैं देखती हूँ कि उनको पिज्जा ही अच्छा लगता है। मैदे की आइटम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैदा हजम होने में बहुत डिफिकल्टी होती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम होती है। उसकी जगह पर होल ग्रेन्स लेवे तो बहुत अच्छा। साथ साथ भोजन के समय परमात्मा की याद, बनाते समय परमात्मा की याद, शुद्ध भोजन, बासी चीजों को अवॉइड करें। तो ये दूसरा फैक्टर, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तीसरी बात आती है साउंड स्लीप। हमारी हेल्थ के लिए 6-8 घंटे की शांति की नींद बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शरीर की हीलिंग प्रोसेस नींद के दौरान होती है। कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स नींद के दौरान सिक्रिट होते हैं, तो 6-8 घंटे की शांति की नींद मिल जाए। वो भी हो सके तो 9 से 6 के अंदर की। हाँ, जैसे साहब ने शुरू में बताया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। 9 से 10 के बीच में हम सो जाए और सुबह में 3 से 4 के बीच में हम जाग जाए। सुबह में ओजोन वायु ज्यादा होता है वातावरण में, तो अमृत वेले का साइंटिफिक महत्व ये भी है कि ओजोन वायु हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तीसरी बात हुई साउंड स्लीप। चौथी बात है, 5वीं बात है डी एडिक्शन, व्यसन मुक्ति। क्योंकि आज के जमाने के अंदर बीड़ी, सिगरेट, टोबैको, ये व्यसन हमारे सर्वनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार एक किसान को पूछा कि आपका जो टोबैको का
खेती कर रहे हो उसके आसपास वाड़ क्यों नहीं बनाई है? तो बोला अरे बहन, गधा भी नहीं जाता है, टोबैको के खेत में गधा भी नहीं जाता। लेकिन वंडरफुल बात है कि इंसान टोबैको खाता भी है और सूंघता भी है। मैंने कैंसर हॉस्पिटल में काम किया था और तब एक पेशेंट को कहा कि भी बीड़ी छोड़ो, आपको कैंसर की शुरुआत हो गई। तो बोला अरे बहन क्या बात करते हो, बीड़ी तो स्वर्ग की सीढ़ी है। सचमुच जल्दी स्वर्ग में पहुंचाएगा। तो इस प्रकार व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद आता है मन की शांति, नहीं एक्सरसाइज। कहा जाता है एरोबिक और एनेरोबिक एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स भी अगर हम डेली करें तो उससे 25 से भी अधिक फायदे होते हैं, जो मैं अनुभव करती हूँ। मैं नियमित रीति से 25, 30, 40 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ। इससे मुझे आर्थराइटिस की बीमारी में भी बहुत फायदा हो गया और अभी कोई ऐसी बीमारी है नहीं। तो एक्सरसाइज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिफोर आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट, कई लोग सुबह में 5 बजे निकल पड़ते हैं, गार्डन में जाते हैं। अब अंधियारे के टाइम पर क्या होता है, वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड भर के आते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा उजास निकलता है, थोड़ा थोड़ा सनशाइन होता है, उस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई लोग रात को 8 बजे निकल पड़ते आफ्टर सनसेट, ये भी रॉन्ग बात है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज के बाद आता है डी एडिक्शन, जो मैंने बता दिया, व्यसन मुक्ति। फिर आता है मन की शांति। आज मेडिकल साइंस ने बिल्कुल क्लियरली प्रूव किया है कि 80 to 90% बीमारियां मानसिक तनाव से होती है। मुझे याद आता है 2nd MBBS में हम पढ़ते थे तो बोला जाता था साउंड माइंड साउंड बॉडी। हमारा मन साउंड एंड स्टेबल, काम एंड क्वाइट, प्योर एंड पॉजिटिव रहे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहता है। तो मन की शांति बहुत जरूरी है, जो हमें राजयोग मेडिटेशन से बहुत प्राप्त होती है। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हर व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति, खुद के प्रति हम पॉजिटिव थिंकिंग करें तो पॉजिटिव थॉट्स आर प्राइसलेस मेडिसिन, ये दवाई का काम करता है। बाद में बैलेंस्ड पर्सनालिटी। कई बीमारियां ऐसी होती है जो हमारी पर्सनालिटी इम्बैलेंस है, इसके कारण होती है। जैसे आजकल हृदय की नलियां ब्लॉक हो जाती है और उसका कारण क्रोध, साथ साथ अकेलापन, उतावलापन, ईर्ष्या, अधैर्यता, चिंता, भय, ये नेगेटिव इमोशन जब मन में पैदा होते हैं जिसके कारण हृदय की नलियां ब्लॉक हो जाती है। अगर खुद का हृदय स्वस्थ रखना है तो कहा जाता ओपन योर हार्ट टू गॉड टू प्रिवेंट ओपन हार्ट सर्जरी। अगर हार्ट सर्जरी से बचना है तो अपना हृदय भगवान से खोलो, शेयर करो अपनी बातों को। तो ये है बैलेंस पर्सनालिटी। बाद में रिलैक्सेशन, ये भी बहुत आवश्यक होता है। और ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं उससे हम फिजिकल रिलैक्सेशन और मेंटल रिलैक्सेशन बहुत अच्छी तरह प्राप्त करते हैं। रिलैक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर पॉजिटिव हेल्थ, ये बहुत जरूरी होता है। साथ में मेडिटेशन, खाली रिलैक्सेशन नहीं, विद मेडिटेशन भी करे तो बहुत फायदा होता है। और लास्ट में फेथ इन गॉड एंड फेथ इन डॉक्टर, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखेंगे
तो भगवान की दुआओं को प्राप्त करेंगे, ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। जीवन में 3 चीजें आवश्यक है, दवा, दुआ, दया। हेल्थ के लिए तीनों की जरूरत होती है। और फेथ इन डॉक्टर, कई लोग अपने डॉक्टर में ही अविश्वास पैदा करते, शंका कुशंका पैदा करते, तो कैसे अच्छा होगा। तो डॉक्टर में भी फेथ रखना, डॉक्टर के साथ रिलेशन अच्छा रखना, ये भी आवश्यक होता है। तो ये 10 बातें मैंने फिजिकल हेल्थ के लिए बताई। आयुर्वेद शास्त्र कहता है पाँव को रखो गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो ठंडा, फिर अगर तुम्हारे पीछे डॉक्टर आवे तो लगाओ उसको डंडा। अर्थात आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी आता है मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य किसको कहा जाता है? कई लोग कहते हैं कि हम मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं तो हम मानसिक रीति से स्वस्थ है। नॉट एट ऑल। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अर्थात हमारा मन हर परिस्थिति में, चाहे निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सफलता निष्फलता, सुख दुख, हर हालत में जब हमारा मन साउंड एंड स्टेबल रहता है, जिसको स्थित प्रज्ञता कहा जाता है, तब उसको मेंटली हेल्दी कहा जाता है। और ऐसी मेंटली हेल्दी बनने के लिए मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे व्यक्तियों का संग करना, जीवन में अच्छे सद्गुणों को धारण करना और परमात्मा से स्पिरिचुअल पावर्स प्राप्त करना, ये बहुत जरूरी होता है। तीसरा आता है सामाजिक स्वास्थ्य। उसके लिए 4 बातें। नंबर 1, चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे परिवार से शुरू करें। पति और पत्नी के बीच में हार्मनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एडजस्टमेंट हो, परिवार के सभी मेंबर्स के साथ संवादिता हो, स्नेह हो। दूसरी बात, माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतना तो ध्यान जरूर रखे कि उनका सर्वांगी विकास हो। तीसरी बात, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, मेरे अंदर हर व्यक्ति को सहयोग देने की भावना हो, क्योंकि सहयोग देना ये भी एक प्रकार का योग है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। और चौथी बात, कुछ सोशल सेवा करें हम। मुझे याद है 9 साल तक मैंने मेंटल हॉस्पिटल में ये राजयोग मेडिटेशन सिखाने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। मुझे अंदर से इतनी संतुष्टता और प्रसन्नता मिली, बात मत पूछो। रोज मैं 2 घंटा जाती थी। तो जितना हम औरों के लिए जीते हैं, जितना हम औरों को खुश करते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और लास्ट है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उसके लिए सोल कॉन्शियस, हम शरीर नहीं है, मिट्टी का पुतला नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा के जो 7 गुण है, एक एक गुण का प्रभाव हमारी एक एक सिस्टम पर पड़ता है। पहला गुण ज्ञान स्वरूप। आत्मा का पहला गुण है ज्ञान स्वरूप, विजडम। ज्ञान का प्रभाव हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। दूसरा गुण आनंद स्वरूप। आनंद का प्रभाव हमारी एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स पर पड़ता है। तीसरा गुण सुख स्वरूप। सुख का प्रभाव हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। चौथा गुण शांति। शांति का प्रभाव रेस्पिरेशन पर पड़ता है। 5वां गुण पवित्रता, जिसका प्रभाव हमारी कर्मेंद्रियों पर पड़ता है। 6ठा गुण लव, प्रेम, जिसका प्रभाव हमारे हार्ट पर पड़ता है। और 7वां गुण शक्ति स्वरूप, उसका प्रभाव हमारे जॉइंट्स और मसल्स पर पड़ता है।
तो स्पिरिचुअली हेल्थी बनेंगे तो मैं समझती हूँ मेंटली, फिजिकली, सोशली पर भी हम हेल्थी बनेंगे। तो ये है 4 प्रकार का सर्वांग विश्वास। खूब अच्छी बात बताई आपने मानसिक शांति के बारे में। लेकिन आदमी को मानसिक तनाव रहता है तो उसका क्या नुकसान आता है? अभी हम सारा जगत अभी तो मानसिक तनाव में जी रहा है कोरोना के कारण, और कोरोना ने करुणाजनक स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन मैंने ये 4 महीने के अंदर अनुभव किया कि हमको कोई प्रकार का टेंशन नहीं था, और उसका कारण हम आध्यात्मिक वातावरण में, पॉजिटिव थिंकिंग में और मेडिटेशन के वातावरण में जीते थे। हमको रिंचक मात्र टेंशन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम समझ लेवे कि मानसिक तनाव जब पैदा होता है उसका कारण क्या है? क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, वैर भाव, दुश्मनावट की भावना, नफरत, घृणा, तिरस्कार, ये नेगेटिव इमोशन टेंशन पैदा करता है, और उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। सबसे पहले हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब इंसान मानसिक तनाव में होता है तो उसका मन अशांत, अस्थिर, असंतुष्ट, चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है, नींद नहीं आती है, उसका स्वभाव भी गुस्सा वाला हो जाता है, हर बात में रिएक्ट करता है, उसकी एकाग्रता चली जाती, निर्णय शक्ति चली जाती, परख शक्ति चली जाती। तो ये हुआ उसका मन पर और उसके व्यवहार पर असर, ब्रेन पर भी इफेक्ट आती है। जब सीवियर टेंशन पैदा होता है तो मेडिकल जर्नल में केसेस रिकॉर्डेड है, सडन और एक्यूट टेंशन, इसके कारण ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की सूक्ष्म खून की नलिका फट गई और ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद मानसिक तनाव का हमारे बॉडी पर इफेक्ट आता है। 80 to 90% बीमारियां होते जिसको मनोदैहिक बीमारियां कहा जाता है। डायरिया से लेकर हार्ट अटैक तक, कॉन्स्टिपेशन से लेकर कैंसर तक कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे बहन जी ने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम हरी भरी करी, अल्सर, एसिडिटी, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है। हृदय पर इफेक्ट आती है, हृदय रोग हो जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, डायबिटीज होता है। मैंने कई केसेस देखे जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं थी बिल्कुल, फिर भी टेंशन की परिस्थितियों में डायबिटीज हो गया। साथ साथ थायराइड के प्रॉब्लम होते, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम होते हैं। टेंशन के कारण दम की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे 80 to 90% बीमारियों का मुख्य कारण मानसिक तनाव। टेंशन से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण छोटी मोटी अनेक बीमारियां बार बार होती रहती है। टेंशन के कारण हमारी सोशल हेल्थ भी बिगड़ती है। परिवार के अंदर अगर एक ही व्यक्ति टेंशन में है तो उसका प्रभाव सारे फैमिली मेंबर्स पर पड़ता है, सबका बीपी बढ़ जाता है। घर में एक दुर्वासा पैदा हुआ क्रोध वाला तो सारे फैमिली मेंबर्स का बीपी बढ़ा देगा। तो फैमिली रिलेशंस पर असर होती है, सोशल इफेक्ट भी बहुत होती है। आजकल देखा जाता है डिसहार्मनी, डाइवोर्स, डिप्रेशन और डायबिटीज, ये 4D कॉमन हो गया है। टेंशन के कारण डिप्रेशन के पेशेंट कितने बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज कितना बढ़ता जा रहा है। हमारा गुजरात वर्ल्ड चैंपियन बन गया डायबिटीज में। साथ साथ टेंशन के कारण सुसाइडल टेंडेंसी होती है, टेंशन के कारण एक्सीडेंट होते हैं। इंसान अगर टेंशन में आकर ड्राइविंग करता है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो
टेंशन इज नंबर 1 किलर, साइलेंट किलर. इट इज जस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब. कब ये बॉम्ब फटेगा पता नहीं. तो इस प्रकार मानसिक तनाव से बहुत सारा नुकसान होता है. मानसिक तनाव की आपने बात की, हाँ. लेकिन ये यूथ में आजकल युवा वर्ग में व्यसन काफी देखते हैं. हाँ, ये और भी व्यसन के साथ साथ में इन लोगों को दूसरी बीमारी भी आ जाती है. जी. तो ये लोग सभी व्यसन मुक्त कैसे रह सकते हैं, Very या तो good. व्यसन मुक्ति कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. ये भी मैं बताना भूल गई कि मानसिक तनाव में आया हुआ व्यक्ति धीरे धीरे व्यसन का गुलाम बन जाता है. कोई साथी नहीं मिला तो बीड़ी को अपना साथी बना दिया. तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, अनेक व्यसनों की चुंडान में फंस जाता. ब्राउन शुगर के कई पेशेंट देखे मैंने. तो अब ये व्यसनों से मुक्त कैसे हो? यहाँ पर मुझे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल याद आता है. 25 साल से वो डॉक्टर सिगरेट लेता था और बाद में हमारे ब्रह्मा कुमारी के एक डॉक्टर के कांटेक्ट में आए और पूछा कि अरे आप डॉक्टर होकर सिगरेट लेते हो? तो उन्होंने बोला कि मन बहुत अशांत रहता है, इसीलिए सिगरेट लेता हूँ, थोड़ी शांति मिल जाती. धीरे धीरे डोज भी बढ़ता गया सिगरेट का. तो हमारे ब्रह्मा कुमारी के डॉक्टर ने कहा कि आप हमारे केंद्र पर आओ, 7 दिन राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करो, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, वहां के वातावरण की शांति का अनुभव करो. तो उन्होंने कहा यह अच्छा है, चलो मैं आऊंगा जरूर. 7 या 10 दिन के बाद उनको सिगरेट के प्रति नफरत पैदा हो गई, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी केंद्र में आने वाले सभी का जीवन इतना प्योर था, शुद्ध था, सात्विक था. उनके संग में आते आते मेडिटेशन का अनुभव उनको क्या हुआ? गहरी शांति और खुशी का अनुभव हुआ. साइंटिफिक लेवल पर मैं बताना चाहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने से हमारे ब्रेन में से कुछ केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते. डोपामिन, सीरोटोनिन, एनकेफेलिन, एंडोर्फिन, ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स पैदा होते हैं जिससे बहुत खुशी का अनुभव होता, शांति का अनुभव होता. और ये शांति और खुशी एवर लास्टिंग, सदा काल के लिए. रोज अभ्यास करते मेडिटेशन का, रोज खुशी मिलती, रोज शांति मिलती, सारी लाइफस्टाइल बदल जाती. तो साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है, अगर आपको किसी को भी व्यसन छोड़ना है या छुड़ाना है तो सबसे पहली बात उनको ये व्यसनों से क्या क्या नुकसान होता है इसके बारे में जागृति लानी पड़ेगी. टाटा नैनो में हम लोग जाते थे और वहां पर कैंसर हॉस्पिटल के कुछ चित्र दिखाते थे एम्प्लॉइज को. किसी की जबान काटी गई, किसी का नीचे का जड़बा काटा गया, किसी का आधा फेस काटा गया. तो वो लोग कहते बस बहन जी ये चित्र बंद करो, अभी आज से व्यसन छोड़ दिया. जब उनको ऐसे चित्र दिखाते, एग्जाम्पल्स देते क्या क्या होता है कैंसर, तो छोड़ देते. पहली बात ये है कि उनको व्यसनों से होने वाले नुकसान से जागरूक किया जाए. दूसरी बात, कोई न कोई दिन फिक्स करके दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि आज से या कल से मैं व्यसन छोड़ना चाहता हूं. और वही संकल्प बार बार रिवाइज करो. अपने परिवार वालों को बता दो कि अभी कल से मैं व्यसन छोड़ने वाला हूँ. मित्र संबंधियों को बता दो ताकि वो लोग भी आपको वॉच करते रहे. तीसरी बात, जब भी आपको व्यसन की तलब लग जाए, छोड़ने के बाद याद आता रहे, तो मेहरबानी करके सबसे पहले व्यसनियों का संग छोड़ दो और निर्व्यसनियों का संग करो. अच्छा साहित्य पढ़ो, क्रिएटिव वर्क करो. व्यसन छोड़ने के लिए
सौंफ ले लो, इलायची, लौंग, गाजर खा सकते हैं, गन्ना खा सकते, कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव चीजें खा लो। दिन में बार बार पानी पियो, 3-4 बार स्नान कर लो, लविंग का तेल अपने पास रखो, 2-3 ड्रॉप्स जबान पर रख दो। और सबसे बेस्ट बात है राजयोग मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी में जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता, हजारों युवाओं ने शराब छोड़ा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा छोड़ा है, ये प्रैक्टिकल। तो मैं इतना कहूंगी कि राजयोग मेडिटेशन से हमारा विल पावर बढ़ता, आत्मविश्वास आता, निर्णय शक्ति आती, टॉलरेंस पावर आता, शांति मिलती, खुशी मिलती, और ग्रुप सपोर्ट मिलता, एवर्जन, नफरत, व्यसन के प्रति नफरत पैदा हो जाती, उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती। तो इस प्रकार हम व्यसनों की चुंगाल से छूट सकते हैं और निर्व्यसनी सात्विक जीवन बना सकते हैं। अभी हमारे साथ में एक बहुत ही यंग ब्रदर है जो अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाना चाहता है कि कैसे उन्होंने अपना व्यसन छोड़ा और कैसे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। वो अपना अनुभव सुनाएंगे। शांति। मेरा नाम विकास वैष्णव है और पिछले 3 वर्षों से मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। ब्यावर राजस्थान में रहता हूँ मैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जुड़ने से पहले मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही था, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में था और इसकी वजह से इतना कमजोर हो चुका था मानसिक रूप से कि मुझे व्यसनों का आधार लेना पड़ा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब वगैरह। और इसकी वजह से युवा होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से कमजोरी महसूस होती थी और हम चाहते कुछ थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे। जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते थे वह सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन होता था। पर एक दिन अचानक हम किसी पार्क में जा रहे थे तो वहाँ हमें ब्रह्मा कुमारी का परिचय प्राप्त हुआ था। वह 7 डेज का मेडिटेशन कोर्स कराते हैं और जिन भाई बहनों से मिले वो भी बहुत अच्छे रिच भाई बहन थे। तो हमें लगा कि ऐसे भाई बहन जो इतने ऊंचे हैं लेकिन फिर भी ये सेवा कर रहे तो जाके एक बार मिलना चाहिए। जब हम सेवा केंद्र पे गए और पहले ही दिन से वो जो व्यसनों की है जो हमें आदत थी, एक कह सकते हैं कि एक अवस्था तो वैसी थी कि हम दूसरी हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन वो व्यसन नहीं छोड़ पाते। पर पहले दिन से ही हम इस मेडिटेशन का अभ्यास करने से धीरे धीरे ये व्यसनों को छोड़ पाए। और 3 साल में मैंने कभी भी व्यसन नहीं लिया और ना ही कभी हमें ऐसा कभी लगा कि कभी याद आई हो या कभी तलब लगी हो कि हाँ आज एक बार तो कर ले, बिल्कुल भी नहीं। तो आज 3 साल में और हमने जो एक्सपीरियंस किया है पहले से बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल महसूस होता है। बहुत सुंदर बात बताई विकास जी ने। तो मित्रों, आप सबने देखा कि मानसिक शांति का कितना प्रभाव है। मैं भी 40 साल के मेरे तजुर्बे जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है सभी, उसका मूल जो है वो ब्रेन में, माइंड में है। वहां से आपका जब तनाव चालू होता है, फिर व्यसन चालू होता है, फिर नींद का पैटर्न बदल जाता है, फिर खाने का पैटर्न बदल जाता है, फिर वजन बढ़ जाता है। इसके हिसाब से पूरी सिस्टम हिल जाती है। फिर यंग एज में डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, ऐसी महाबीमारी आ जाती है। तो मानसिक शांति रखने से ये सभी बीमारियां नहीं आती हैं। साथ साथ में जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, उसमें भी आप मानसिक शांति रखेंगे तो आपको वो जो डिजीज का है आउटकम, उसका कॉम्प्लिकेशंस, उसका मृत्यु दर में भी भारी बदलाव आप ला सकते हैं। मैं चंद्रिका दीदी को अभी रिक्वेस्ट करूंगा
वो भी हमारे दर्शक मित्रों को कुछ मैसेज दे। ओम शांति। डॉक्टर मयूर भाई जी, हमारे युवा मित्रों को मुझे एक बात कहनी है कि हम भारत देश में रहने वाले भारतीय हैं। मेरा देश, भारत देश महान, ऐसे हम नारे भी लगाते हैं। और हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है, 65% युवा है। तो हमारे युवाओं के दिल में एक बात तो जरूर आनी चाहिए कि हम फिर से हमारे भारत देश को विश्व गुरु के रूप में प्रस्थापित करें, और उसके लिए अपने मन में ठान ले कि जो भी कुछ करना पड़े हम करेंगे। देखो, हमारी युवा पीढ़ी को हम जरा भी दोष नहीं देते हैं। मैं 85 से युवाओं के साथ काम कर रही हूँ। युवाओं में इतनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कल्पना शक्ति, सर्व प्रकार की शक्तियां होती हैं, और युवा जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं तो युवाओं के द्वारा कितने सारे प्रोजेक्ट अभी तक पूरे भारत में किए हैं, और अभी लास्ट में एक मेरा भारत स्वर्णिम भारत प्रोजेक्ट हमारा चालू ही था पिछले 2.5 साल से। बस ये कोरोना के कारण 20 मार्च से वो स्टॉप किया गया, जिसमें लाखों युवाओं तक हम मैसेज पहुंचा पाए हैं। और वो युवाओं के द्वारा ही सारा प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें सारे हमारे युवा भाई बहने ही निकले हैं। तो आज जो श्रोता में मेरे युवा भाई बहन हैं, आपको कुछ मैं टिप्स देती हूँ अपनी मानसिकता बनाने के लिए, और ऐसी मानसिकता बना करके आप अपने व्यक्तित्व को एक एंजेलिक व्यक्तित्व, फरिश्ते जैसा बन सकते हैं। कुछ 5 बातें ऐसी हैं जिसको हमें छोड़ना है। इसका विस्तार बहुत है, उसके पर आप चिंतन करना। सबसे पहला तो नॉट टू रिएक्ट, छोटी छोटी बात में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, रिएक्शन में नहीं आना है। दूसरा, नॉट टू रिजेक्ट, ये व्यक्ति अच्छी नहीं है, ये स्थान अच्छा नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, ये भोजन अच्छा नहीं है। नो, नॉट टू रिजेक्ट। अगर आप सबको रिजेक्ट करेंगे तो एक दिन आप भी रिजेक्ट हो जाएंगे। तीसरी बात, नॉट टू ब्लेम। सामान्य जीवन में हम क्या करते हैं कि हम लोगों को ब्लेम करते हैं। आप मेरे से ऐसा करते इसलिए ऐसा होता है, मुझे मालूम है आप ऐसे ही हो, ऐसा ही करेंगे, तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप एक बार किसको ब्लेम करेंगे, वो 10 बार आपको ब्लेम करने की प्रिपरेशन करेंगे। तो नॉट टू ब्लेम। और चौथी बात, नो नेगेटिविटी। अपने जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी न रहे, उसका ध्यान रखना है। और 5वीं बात, नॉट टू रिपीट। हम अपने मुख से कई बातें गॉसिप्स करते हैं, यहाँ की बात यहाँ करते, उधर की बात उधर करते। ये 5 ही बातों को अपने लाइफ से निकाल दिया जाए तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। इन सभी बातों में टाइम बहुत वेस्ट जाता है और हमारी मानसिक एनर्जी खत्म होती है। उसके बदले करना क्या है? नंबर 1, लुक फॉरवर्ड, आगे देखो। अपने भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उसका लक्ष्य बनाइए, लुक फॉरवर्ड। और हमारे पहले जो अच्छे लोग हो गए हैं, उनके जीवन में क्या मूल्य था, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ो। जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी है, विवेकानंद है, अन्य भी कई ऐसे महानुभाव हैं। लुक फॉरवर्ड। दूसरा है, बी पॉजिटिव। हर बात में सकारात्मक रहे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। ये पूरी साइकिल अच्छे के लिए है वास्तव में। जैसे घड़ी राइट डायरेक्शन में जाती है और घड़ी के आधार पर सारी दुनिया चल रही है, उस प्रकार हमारी जीवन
इतनी घड़ी के समान बन जाए जो हम दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सके। बी पॉजिटिव। तीसरा, गिव कोऑपरेशन। देखो ये शरीर हमारा है ना, ये कोऑपरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर पाँव सपोर्ट नहीं करे, हाथ सपोर्ट नहीं करे, आंखें नहीं करे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हम कितना सुख से जी रहे हैं। आप कुछ करने का सोचते हैं, सारा शरीर एक दो को मदद करता है। उस प्रकार फैमिली भी एक बॉडी है। आप जिस संस्था में काम करते हैं वो भी एक बॉडी है। ये पूरा देश एक बॉडी है। ये पूरी यूनिवर्स एक बॉडी है। हमें एक ऐसा कोऑपरेशन में रहना है जहां भी रहे हमारा नेचर सहयोग का होना चाहिए। चौथी बात है, बिकम अ गुड डोनर। अच्छे दाता बनो। दान कई प्रकार के होते हैं। ब्लड का दान, अंगों का दान, अन्न दान, पैसे का दान। मैं इस दान की बात नहीं कर रही हूँ। अभी जिस दान की जरूरत है वो ये है, दूसरों को अंडरस्टैंड करें, दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को कोऑपरेशन करें, दूसरों के प्रति सिंपैथी रखें, क्षमा भाव रखें। इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। और कम से कम दूसरों को स्माइल तो जरूर दें। ऐसा नहीं सोचे कि कोई मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं, कोई बुलाए तो मैं बुलाऊं। ऐसे नहीं, पहले मैं दाता बन जाऊं तो बिकम अ गुड डोनर। और पांचवी बात, बी मर्सीफुल। इतने क्षमावान बनो जो दुश्मन को भी माफ कर सको। तो मेरे युवा साथियों, मुझे पूरा विश्वास है मेरी भारत देश की युवा पीढ़ी पर कि इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दे करके और माँ भारती का ऋण चुकाएंगे। मित्रों, अंत में मैं बताऊंगा कि आप तंदुरुस्त रहो, निरोगी रहो और लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंट करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, योग करो, मेडिटेशन करो, व्यसन मुक्त रहो, अच्छी तरह से नींद लो और हंसते रहो, तो आप ये सभी महाबीमारी से मुक्त हो जाएंगे। हम अगले हफ्ते बुधवार के दिन 29 जुलाई 5 बजे फिर से मिलते हैं कोरोना महाबीमारी के बारे में आपको अपडेट करने के लिए। तब तक आपको सभी को धन्यवाद। मैं चंद्रिका दीदी और डॉक्टर कोकिला दीदी और विकास जी को धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते।